नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं अफ्रीका के खूबसूरत और अनोखे देश जाम्बिया की सैर पर। जाम्बिया की संस्कृति 70 से अधिक सभ्यताओं से बनी है। यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है, लेकिन स्थानीय बोली भाषाओं का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। सिर्फ 60 साल बीत चुके हैं देश को ब्रिटेन से आज़ादी हासिल करके, लेकिन ब्रिटिश यहाँ क्यों आए थे? एक समय ऐसा था जब देश को उत्तरी रोडेशिया नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह नाम भी ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन के दौरान दिया था। देश को उत्तरी रोडेशिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेसिल जॉन रोड्स एक ब्रिटिश व्यापारी था। उसी के नाम का इस्तेमाल उपनिवेश और कब्जे को दिखाने के लिए किया गया। जिस तरह हमारे देश में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, उसी तरह जाम्बिया में व्यापार और देश का नियंत्रण पाने के लिए सेसिल जॉन रोड्स व्यापारी ने ब्रिटिश साउथ अफ्रीकन कंपनी BSAC का निर्माण किया। 1924 में उत्तरी रोडेशिया को ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया और सत्ता ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई। 1964 में जब देश को आज़ादी मिली, तब इसका नाम बदलकर जाम्बिया रखा गया। जाम्बिया नाम जाम्बेजी नदी से लिया गया, जो देश की सबसे बड़ी नदी है। कुछ इतिहासकारों का कहना है जाम्बेजी शब्द का अर्थ स्थानीय बोली भाषाओं में बड़ी नदी या महान नदी हो सकता है। देश का बहुत पुराना इतिहास बताकर हम आपको बोर नहीं करना चाहते, सिर्फ इतना कहना चाहते हैं देश का इतिहास अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में मानव सभ्यता के विकास और सांस्कृतिक परिवर्तनों का हिस्सा है। यहाँ इंसानी गतिविधियों के सबसे पुराने सबूत 3 लाख साल पहले पाए गए थे। इंसान इस पृथ्वी पर कब आया, इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते दिमाग फट जाएगा, क्योंकि कोलंबो झरना और विक्टोरिया झरने के आसपास के इलाकों में होमो इरेक्टस मानव प्रजाति से जुड़े अवशेष मिले थे। होमो इरेक्टस अफ्रीका से निकलकर यूरोप और एशिया तक फैल गए थे, जैसे कि टंजानिया, केन्या, चाइना और इंडोनेशिया में इनके जीवाश्म पाए गए। एक ऐसी मानव प्रजाति जो उस समय अफ्रीका से बाहर चली गई, जिसे आउट ऑफ अफ्रीका सिद्धांत से समझा जा सकता है। हालांकि उस समय दुनिया का नक्शा अलग हो सकता है, इसलिए इन घटनाओं का संबंध कोलंबस की समुद्री यात्रा, यूरोपियन सेटलमेंट, बेरिंग स्ट्रेट क्रॉस करके इंसानों का अमेरिका में आगमन और आधुनिक इंसानी बस्तियों से करना उचित नहीं है। देश का लोकेशन पूर्वी, दक्षिण और मध्य अफ्रीका के चौराहे पर दिखाई देता है और पड़ोसी देश जैसे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, टंजानिया, मलावी, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नामीबिया और अंगोला के साथ लैंड लोकेटेड बॉर्डर शेयर करता है। अगर देश के चारों तरफ जमीन है, कोई भी महासागर या समुद्र नहीं है, तो फिर पानी कहाँ से आता है? देश के लोग पानी के लिए 4 चीजों पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि नदियाँ, तालाब, बारिश और ग्राउंड वाटर। जाम्बेजी नदी सबसे बड़ी नदी है जो देश के दक्षिणी हिस्से से होकर बहती है। इसके अलावा लुआंगवा और कापू नाम की 2 और नदियां शहरी इलाकों से गुजरती है। इनमें से 2 नदियां साफ सुथरी है, लेकिन कापू नदी में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। खनन मतलब माइनिंग और खेती में इस्तेमाल होने वाले केमिकल की वजह से और साथ ही इंडस्ट्रियल वेस्ट, शहरी इलाकों में होने वाले पोल्यूशन की वजह से नदी का पानी जहरीला बनता जा रहा है। अगर फ्यूचर में उद्योग और आबादी बढ़ती रही और सरकार ने सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए, तो पोल्यूशन का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। देश में साल भर में बारिश बहुत होती है। सारी नदियाँ, झीलें, तालाब पानी से भर जाते हैं और जमीन के नीचे भी पानी मौजूद है, जिसे अक्सर बोरवेल्स के जरिए निकाला जाता है। इसलिए भले ही जाम्बिया समुद्र से काफी दूर हो, लेकिन वहाँ पर पानी की कमी नहीं है। वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था देश का पुराना ब्रिटिश उपनिवेशवादी नाम उत्तरी रोडेशिया था, तो फिर दक्षिणी रोडेशिया कहाँ से आया? 19वीं सदी के अंत में सेसिल जॉन रोड्स व्यापारी ने दक्षिणी अफ्रीका में ब्रिटिश शासनकाल का विस्तार करना शुरू किया। उनकी कंपनी BSAC आज के जाम्बिया और जिम्बाब्वे वाले एरिया पर कब्जा करके बैठी थी। ब्रिटिश सरकार ने इतने बड़े एरिया को 2 भागों में बांट दिया, जैसे कि उत्तर और दक्षिण। 1964 में उत्तरी रोडेशिया ब्रिटेन से आजाद हो गया और जाम्बिया नाम से जाना गया, और दक्षिणी रोडेशिया को जिम्बाब्वे नाम दिया। हालांकि यहाँ पर आधिकारिक तौर पर जाम्बिया को आजादी मिली थी, लेकिन जिम्बाब्वे को नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जैसे कि UN, बाकी अफ्रीकी देश और ब्रिटेन ने जिम्बाब्वे को आजादी देने से साफ मना किया था। इस अंतर्राष्ट्रीय फैसले का जाम्बिया ने समर्थन किया था, जिसके कारण जिम्बाब्वे उसका दुश्मन बन गया। इसका नतीजा ऐसा हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से बंद हो गया, क्योंकि जाम्बिया की अर्थव्यवस्था तांबे के उत्पादन और ट्रांसपोर्टेशन पर निर्भर थी। यहाँ से आगे 1 साल के लिए मतलब 1965 और 66 देश में आर्थिक संकट बढ़ गया। अगर तांबे का प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन नहीं किया तो देश की इकोनॉमी डगमगा जाएगी। लेकिन इसे किसने रोका था? इसका जवाब है जिम्बाब्वे, क्योंकि देश के चारों तरफ कोई भी समुद्री बॉर्डर नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेल मार्ग का इस्तेमाल किया जाता था, और सारी गाड़ियां कहाँ से जाएगी? जिम्बाब्वे के रास्तों से। अब क्या करें? यहाँ तो सबसे बड़ी दिक्कत हो गई। जाम्बिया को इस संकट से बाहर निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया, जिसे जाम्बियन एयरलिफ्ट नाम दिया, जिसमें कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए हवाई जहाजों का इस्तेमाल किया। 1970 में चीन की मदद से टजारा रेलवे लाइन बनाई, जिसकी शुरुआत जाम्बिया से टंजानिया के समुद्री बॉर्डर तक थी। अब यहाँ से आगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जाम्बिया को रोकने वाला कोई नहीं था। जिम्बाब्वे की इन हरकतों की वजह से देश को अपने रास्ते बदलने पड़े थे। उसने काफी दुश्मन खड़े किए थे, जिसमें इंटरनेशनल और पड़ोसी अफ्रीकी देश भी शामिल थे। हालांकि बाद में जिम्बाब्वे पूरी तरह से आजाद हो गया।
जाम्बिया की राजधानी लुसाका दक्षिणी अफ्रीका के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में से एक। शहर की आबादी लगभग 17 लाख है। आजादी से पहले लिविंगस्टोन शहर देश की राजधानी थी। एक समय ऐसा था जब लुसाका लेंजे और सोली जनजातियों का घर था। इन दो जनजातियों के नेता का नाम भी लुसाका था और यही नाम शहर को दिया गया। हालांकि उस समय शहर का निर्माण नहीं हुआ था। लुसाका एक बस्ती के रूप में जाना जाता था। ब्रिटिशर को इस बस्ती के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन 1890 के दशक में ब्रिटिश साउथ अफ्रीकन कंपनी ने इस एरिया पर कब्जा किया। उस समय लिविंगस्टोन उत्तरी रोडेशिया की राजधानी थी। ब्रिटिशों को लगा लुसाका एक ऐसी जगह है जहां से प्रशासनिक नियंत्रण आसान हो सकता है और इसका लोकेशन कैप कहिरा रेलवे लाइन के नजदीक था, जो व्यापार और संचार के लिए जरूरी था। और साथ ही लिविंगस्टोन की तुलना में लुसाका में विस्तार के लिए अधिक संसाधन मौजूद थे। 1964 में देश को आजादी मिलने के बाद लुसाका हमेशा के लिए जाम्बिया की राजधानी बन गई। उपनिवेश काल के दौरान ब्रिटिश आक्रमणकारियों ने देश के हर कोने पर कब्जा करना शुरू किया था, लेकिन एक कब्जा उन्हें काफी महंगा पड़ गया। ये घटना है चिएंगी नामक एक छोटे से गांव की, जिसका लोकेशन जाम्बिया के उत्तर पूर्वी भाग में लोआपुला प्रांत के नजदीक आता है। कहा जाता है कि यह जगह भूतिया घटना और रहस्यमय प्रतिष्ठा के लिए जानी जाती है। वहाँ के स्थानीय लोगों के बीच जादू टोना और अलौकिक घटनाओं से इसका गहरा संबंध माना जाता है। जब ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए थे तब उन्होंने चेंगी में एक बोमा स्थापित किया। बोमा मतलब उनका प्रशासनिक केंद्र। लेकिन इस जगह की अजीब और रहस्यमय घटनाओं के कारण इसे बार बार बंद करना पड़ा। जैसे कि 1929 में एक ब्रिटिश अधिकारी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उनकी मौत का कारण ब्लैक वाटर बुखार माना जाता है, जो कि मलेरिया का एक घातक रूप है। उस समय इस बीमारी को सामान्य माना गया, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना था कि जादू टोना का परिणाम था।